हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम यूनिट वाइज एक एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं आप सभी के साथ बहुत ही शॉर्ट में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस के हेडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और आई होप डिटेल्स आप खुद से भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि इतने तो अभी उस स्टेज पे हैं सभी लोग कि इसको खुद से कर सकें। तो यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन जो है सभी सब्जेक्ट्स का यूनिट वाइज करने वाले हैं। और आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है हमारा इन्वायरमेंट हमारा बीएड में जो सब्जेक्ट होता है ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ज़्यादातर बच्चे ऑप्शनल में इन्वायरमेंट ही चूज करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका फिर टेट यूपी टेट में भी हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट शब्द जो है वो हिंदी में पर्यावरण और इंग्लिश में इन्वायरमेंट। तो हिंदी का जो पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। यानी कि हमारे चारों ओर से जो हमें ढके हुए हैं वही पर्यावरण है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देन आप इन्वायरमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्वायरन एंड मेंट। इन्वायरन का मतलब होता है एन सर्कल, जिसका अर्थ होता है घेरा, और मेंट का मतलब होता है ऑल राउंड, चारों ओर, यानी कि चारों ओर से घेरना। वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। इसके बाद एक रोस नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण की परिभाषा दी है, जिसमें मैंने दो कीवर्ड्स को उठा लिया है कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक और राइटर हैं अनास्टासी। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी जो आपकी होती है उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ पर्यावरण है, यानी कि आपकी हेरिडिटी को छोड़कर सब कुछ आपके लिए पर्यावरण ही होता है। अब हम देख लेते हैं पर्यावरण के क्षेत्र यानी कि स्कोप। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। तो पर्यावरण का जो स्कोप है वो चार पार्ट में डिवाइड है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे चित्र से भी शो कर सकते हैं। ऐसे आप तीन गोले बना लीजिए, यहाँ पे स्थलमंडल, यहाँ जलमंडल और यहाँ वायुमंडल, और इसका जो कॉमन पार्ट होता है यही हमारा क्या होता है, ये हमारा जैवमंडल कहलाता है। तो देखिए देख लेते हैं हमारे स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं। स्थल मंडल हमारा 29% होता है, जिसमें हमारे महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल, द्वीप और स्थलीय भूमि आते हैं। इसके अलावा हमारे जलमंडल में महासागर, सागर, नदियाँ, झील, जलप्रपात आते हैं। अगर आपसे पर्यावरण का स्कोप पूछा जाता है तो आप इस फ्लो चार्ट को बनाकर उसके बाद इनको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है वायुमंडल, और वायुमंडल में हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये 5 परतें आपकी वायुमंडल में शामिल की जाती हैं। इसके बाद आता है आपका जैवमंडल। जैवमंडल यानी कि जहाँ पे जीवन है, जो कि इन तीनों का कॉमन पार्ट होता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे उत्पादक शाकाहारी पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। फिर यहाँ पे मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपघटक होते हैं। इसके बाद हमारा आता है पर्यावरण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट 2 टाइप्स का होता है, एक आपका प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसको ह्यूमन ने डेवलप किया है वो मानव निर्मित पर्यावरण, और ऐसा पर्यावरण जो प्राकृतिक रूप से नेचर ने डेवलप किया है उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, भौतिक पर्यावरण और प्राणी शास्त्रीय वातावरण। यानी कि आपका फिजिकल और ये आपका बायोलॉजिकल। फिजिकल में जैसे कि आपके क्षेत्रीय संबंध आते हैं, जैसे मिट्टी, जलवायु, जलराशि, खनिज पदार्थ आदि। और प्राणी शास्त्रीय में आपके प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। प्राकृतिक वनस्पति जिसको हम फ्लोरा कहते हैं और जीव जंतु जिनको हम फौना कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स में ये शामिल होते हैं। इसके बाद आता है आपका मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण भी 3 प्रकार का होता है, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और परासामाजिक पर्यावरण। फ्रेंड्स, परासामाजिक पर्यावरण कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। इसमें जो है वो ऐश्वर्य शक्ति, जिस पे हम विश्वास करते हैं, गॉड के प्रति जो हमारा ट्रस्ट होता है वो शामिल होता है। तो चलिए देख लेते हैं मानव निर्मित पर्यावरण को भी डिटेल से।
मानव निर्मित पर्यावरण में 3 टाइप आते हैं आपके, सामाजिक, सांस्कृतिक और परासामाजिक। सामाजिक पर्यावरण में आपकी जो भौगोलिक स्थिति होती है वो आती है, आपकी जो व्यावहारिक परेशानियां होती हैं जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं वो आती हैं। इसके अलावा आपके प्रवास की समस्या, युद्ध, जनसंख्या का आकार, आपकी राजनीतिक विचारधारा, तकनीकी प्रगति जो आपके मतलब इन्वेंशंस हो रहे हैं वो सभी, और विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट, ये सभी जो है सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा हैं। इसके बाद आता है हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें मानव की प्रजाति, मानव की जातियाँ और मानव जनसंख्या, मानव का खान पान, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म, भाषाएं, शासन प्रणालियाँ, तकनीकी ज्ञान तथा शोध एवं संचार के जो परिवहन के साधन हैं, ये सभी जो है आपके सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी फिर से कह रही हूँ, ये क्विक रिवीजन है जिसमें कि आपको सिर्फ हेडिंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। होप ये वीडियो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपको एज इट इज़ याद रह जाएंगे एग्जाम में, जो आपके क्वेश्चन को फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो आता है इसमें परासामाजिक पर्यावरण आता है, और इसमें जो आते हैं आपके दैवीय शक्ति का, मानव में विश्वास की दैवीय शक्ति होती है, ऐसा मानव हमेशा विश्वास रखता है। मानव को आध्यात्मिक बनाना भी इसी का हिस्सा होता है, और ईश्वर की सत्ता स्वीकारना, यानी कि ईश्वर स्थित है ये बात मानना भी इसी का हिस्सा है। अब पर्यावरण के बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के स्कोप कितना है, और पर्यावरण के टाइप कौन से हैं। पर्यावरण की उपयोगिता और पर्यावरण की प्रकृति आप खुद से लिख सकते हैं इनके बेसिस पे। इसके बाद हमारा टर्म आता है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बायोटिक और अबायोटिक तत्वों का संबंध ही जो है वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। बाद में 1939 में थीनमैन नाम के एक व्यक्ति ने इकोसिस्टम को बायोसिस्टम नाम भी दिया था। इसके बाद जो है टेलर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी परिभाषा है कि पारिस्थितिकी प्राणियों के उन संबंधों को कहते हैं जो उसके संपूर्ण पर्यावरण में रहते हैं। और पारिस्थितिका का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है कि हमारे सेंटर में जो है वो क्या है, वो सूर्य है, सूरज यानी कि, और इससे जो है प्रकाश मिलता है जिससे उत्पादक होते हैं, और उत्पादकों से जो भोजन होता है, जो पोषक स्रोत होते हैं वो उपभोक्ता भी ग्रहण करते हैं, और अपघटक जो हैं वो फिर से उपभोक्ता को, जो उपभोक्ता होते हैं वो अपघटकों में बदल जाते हैं, और अपघटक फिर से जो है वो उत्पादकों को और ज़्यादा उत्पादक बनाते हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हरे पेड़ पौधों ने सूरज से प्रकाश ग्रहण करके भोजन बनाया, और फिर उसको खरगोश ने खा लिया। जब खरगोश की मृत्यु हो गई तो वो जो है अपघटकों ने उसको फिर से ह्यूमस और उपजाऊ सड़ा गलाकर उपजाऊपन में बदल दिया, जिससे उत्पादकों को लाभ हुआ। इसमें जो है हमारे स्थल और जल 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं। स्थल पे जो तंत्र बनता है वो वन, घास, मरुस्थल तथा मानव पारिस्थितिकी बनती है, और जो जल में बनते हैं वो लवणीय जल में और समुद्री जल में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य आता है खाद्य पदार्थों का चक्रण करना, यानी कि खाद्य पदार्थ जो है वो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिशन होते हैं, ऐसा भी पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य होता है। सेकंड है ऊर्जा प्रवाह तथा श्वसन क्रिया की दर का निर्धारण। थर्ड है पारिस्थितिकी निरंतरता तथा जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण। इसके बाद हमारा आता है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जो आते हैं वो ह्यूमन मेड आते हैं, और प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट ने डेवलप किए हैं वो। तो चलिए पहले प्राकृतिक देख लेते हैं। प्राकृतिक में आते हैं हमारे स्थलीय, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक जो जलीय होते हैं। स्थलीय में हमारा वन इकोसिस्टम, घास इकोसिस्टम और मरुस्थल इकोसिस्टम ये शामिल होते हैं। इसके अलावा जल के जो हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, लवणीय तथा अलवणीय। लवणीय में महासागर का इकोसिस्टम, सागर का इकोसिस्टम, झील का इकोसिस्टम। अलवणीय में नदी का इकोसिस्टम और तालाब का इकोसिस्टम।
जो हमारे कृत्रिम होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, उसमें ह्यूमन मेड आता है। एक सह्य भूमि आता है, ये भी ह्यूमन मेड में ही आता है क्योंकि क्रोपलैंड इकोसिस्टम। और थर्ड आता है इसमें अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यानी कि स्पेस इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के घटक और अंग, पार्ट्स ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के कितने घटक और कितने अंग हैं। तो इसके दो घटक या दो अंग आप कह सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। अबायोटिक भी हमारे टू पार्ट्स में होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में हमारा कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र आदि शामिल है। कार्बनिक में हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे जैव भार के रूप में पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं। इसके बाद जो बायोटिक में आते हैं वो आते हैं आपकी सौपोषित, जिनको आप ऑटोट्रोप्स कहते हैं यानी कि उत्पादक। परपोषी यानी कि उपभोक्ता, हेट्रोट्रोप्स जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी। और अपघटक जो कि चीज़ों को जो है सड़ा गलाकर उनको नष्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के नियम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के दो प्रमुख नियम हैं। एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें माना जाता है कि ऊर्जा स्थिर है और यह न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, केवल स्थानांतरित होती है एक जीव से दूसरे जीव में। दूसरा है एंट्रोपी का नियम, जो कि ये कहता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते समय लगातार जो है वो क्षय होती चली जाती है यानी कि कम होती चली जाती है। इसके बाद ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप यानी कि मॉडल्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रवाह के कौन कौन से मॉडल हैं। तो सबसे पहला है द्विपथ ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप यानी कि टू वे मॉडल, जिसमें कहा जाता है कि एक हमारी चारण श्रृंखला होती है जिसको आप ग्रास कहते हैं। दूसरी होती है आपकी अपघटक श्रृंखला जिसको आप डेट्रिटियस चेन कहते हैं। इसके अलावा ऊर्जा प्रवाह का सर्वव्यापी नियम, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा कम होती चली जाती है। और तीसरा है एक पथ ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप, यानी कि ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होती चली जाती है जिसमें प्रत्येक स्तर पर 79% ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है और 15% एक स्तर से दूसरे स्तर पर उपभोक्ता द्वारा खर्च कर ली जाती है और 3.4% इसमें अपघटित हो जाती है। इसके अलावा एक और नियम होता है आपका लिंडेमान का, जिन्होंने कहा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है खाद्य श्रृंखला का। तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जीवों की भोजन से संबंधित ऐसी श्रृंखला जिसके एक और उत्पादक और अंतिम सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता या अपघटक हो, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब हम खाद्य श्रृंखला के प्रकार देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला 3 मुख्य प्रकार की होती है, जैसे चारण, अपरद और परजीवी। चारण में ग्रेजिंग फूड चेन होती है और ये भी 2 प्रकार की होती है, समुद्री और स्थलीय। समुद्र में पादप पवलक होते हैं, उनको जीव पलवक खा लेते हैं, फिर उनको छोटी मछली खा लेती है, फिर उनको बड़ी मछली खा लेती है। स्थल पे हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनको खरगोश खा लेता है, उसको बिल्ली खा लेती है और बिल्ली को शेर खा लेता है। अब अपरद, जिनका की स्टार्टिंग कूड़ा करकट सड़े गले पत्तों से होती है, फिर उनमें कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे हमारे कीट, लार्वा तथा केकड़े उत्पन्न होते हैं और फिर उनको जो है वो बड़े जीव खा लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासिटिक फूड चेन। ये पैरासिटिक वृक्षों पर होते हैं, फिर उनको पक्षी खा लेते हैं और पक्षियों के शरीर पर उपस्थित परजीवी हो जाते हैं, फिर इसके बाद उनको भी परजीवी खा लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है फूड वेब, और फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। इसको मैंने चित्र में प्रदर्शित किया है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं डिटेल से, जिससे कि ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में इसको लिखा है तो आप समझ सकते हैं। खाद्य जाल जो है खाद्य श्रृंखलाओं का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। जैसे कि इसमें घास है, घास को खरगोश भी खा सकता है, टिड्ढा भी खा सकता है और चूहा भी खा सकता है। इसके बाद खरगोश को बाज ने खा लिया और टिड्ढे को भी बाज खा सकता है, टिड्ढे को छिपकली ने खा लिया, चूहे को सांप ने खा लिया और सांप को बाज ने खा लिया।
यानी कि अगर आप इनको पॉइंट्स में बनाए तो ये एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, जिस तरह एक जाल जैसी श्रृंखला बन जाएगी और जिसे हम फूड वेब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड का संप्रत्यय 1929 में चार्ल्स एल्टन ने दिया था और इसी कारण से इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इसकी परिभाषा उत्पादकों से प्रारंभ होकर ऊर्जा का अगले पोषण स्तरों में संख्या, देखिए फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, संख्या, जीवभार और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को चित्र के रूप में प्रतिरूपण करना ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कैसे, जीवों की संख्या के आधार पर, जीवभार यानी बायोमास के आधार पर और एनर्जी फ्लो के आधार पर। तो अब हम पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 3 प्रकार के होते हैं। जीवों की संख्या के आधार पर जो घास स्थल का पिरामिड होता है वो सीधा बनेगा, क्योंकि जो घास की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, फिर उसके ऊपर जो संख्या होती है जीवों की वो कम होती चली जाती है। और जल में भी ये सीधा बनेगा, जबकि ये वन में उल्टा बनेगा, क्योंकि वन में जो वृक्ष होंगे उन पे परजीवियों की संख्या अधिक होगी, फिर उनको जुएं खा लेंगी, फिर जुएं को पक्षी खा लेते हैं और पक्षियों को जो है वो पौधों से जो है मिलते हैं। या यहाँ पे फ्रेंड्स परजीवी आना चाहिए था, ये गलती से लिखा गया है, तो आप यहाँ पे सही कर लेंगे। और पक्षियों को जो है वो बाद में परजीवी अपघटित कर देते हैं। इसके बाद जीवभार के पिरामिड आते हैं। जीवभार के पिरामिड हमारे 2 प्रकार के होते हैं, घास का और तालाब का। तो जो स्थल पे बनने वाले पिरामिड होते हैं वो सीधे होते हैं और उल्टा पिरामिड तालाब का बनता है, क्योंकि तालाब में उपस्थित जो पादप पवलक होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और जबकि जो फिर उनके ऊपर डिपेंड करने वाले प्राणी पलवक होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। फिर छोटी मछली ज़्यादा होती है और बड़ी मछली भी ज़्यादा होती है। इसके बाद ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं, चाहे फिर वो स्थलीय भाग में हो चाहे जलीय भाग में हो। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पर जो पिरामिड होता है उसका शेप उल्टा हो जाता है। तो वो पिरामिड जो है, एक तो जीवभार की संख्या के आधार पर वन पारिस्थितिकी तंत्र का, और जीवभार के आधार पे तालाब का, और जीवों की संख्या के आधार पर वन का। इसके बाद इम्पोर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहला आता है हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और पूरी पृथ्वी के हमारे जो वन होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, सदाबहार शंकुधारी वन, और फिर इसके बाद आते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। ये 6 प्रकार के वन हमारी पूरी पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद हमारा आता है घास पारिस्थितिकी तंत्र। इनके बारे में फ्रेंड्स आप डिटेल से लिख सकते हैं। इसके लिए आप एक बार अपना नोट्स या फिर आपकी बुक से रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा घास पारिस्थितिकी तंत्र। घास पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे 3 प्रकार की घास आती है। एक जो ध्रुवों पर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे एक उष्ण कटिबंधीय जो कि इस एरिया में मिलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं इसको, और उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे जो कि आपकी भूमध्य रेखा के आसपास होती है। तो ये 3 प्रकार के घास पारिस्थितिकी तंत्र में घास उपस्थित होती है। इसके बाद आता है मरुस्थल, यानी कि मरुस्थलीय जो इकोसिस्टम होता है, इसमें भी 3 प्रकार के मिलते हैं हमारे, शीतकटिबंधीय, शीतोष्ण और उष्ण। उष्ण में जैसे हमारे थार और सहारा के आते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है। शीतोष्ण में जो आपके 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक दोनों ओर हैं, फिर चाहे वो दक्षिणी ध्रुव में हो या फिर उत्तरी ध्रुव में हो, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हो या उत्तरी गोलार्ध में हो। इसमें आते हैं दक्षिण कैलिफोर्निया के मांजेव जो हैं, और इसके बाद आता है शीत कटिबंधीय, फिर चाहे वो ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी हो या फिर दक्षिणी हो। इसमें हमारा गोबी का मरुस्थल और अंटार्कटिका भी आता है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट फर्स्ट यूनिट का आता है जो है जलीय इकोसिस्टम, यानी कि वाटर इकोसिस्टम। इसमें 2 प्रकार का इकोसिस्टम होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लवणीय और अलवणीय। और लवणीय भी 2 टाइप्स का होता है, स्थिर और अस्थिर। यानी कि अस्थिर जो चलता हुआ है और स्थिर जो एक जगह पर स्थिर है, जैसे नदी,
जैसे झरना, जैसे धारा का इकोसिस्टम, और लवणीय में जो हमारा आता है वो समुद्र, महासागरीय, खाड़ी और नदी मुहाने, ये सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फर्स्ट यूनिट का क्विक रिवीजन था। इसी तरह हम सभी यूनिट्स का क्विक रिवीजन और सभी सब्जेक्ट्स का करेंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे जाए, यहाँ से आप उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको एक आकार दे पाएंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।